पैसे कमाना एक बेहद ही मुश्किल काम है। हम में से बहुत से लोगों को कुछ ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो कि हमें पसंद नहीं होते, लेकिन अच्छी जिंदगी का रास्ता कभी कभी प्यार में पड़ने जितना ही आसान होता है। मुझे यकीन है कि इसके लिए आपको गोल्ड डिगर का नाम भी मिल सकता है, लेकिन ये टाइटल पूरी तरह से सही नहीं होगा। अगर आप इस महिला से शादी करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ऐसा करने के लिए आपको इनाम में $100 मिलियन दिए जाएंगे, और ये कीमत अरेंज मैरिज के लिए नहीं है। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, इसका क्या मतलब है। आपको ये कीमत एक बहुत ही अजीब कारण के लिए दी जाएगी, जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। इससे पहले कि मैं आपको इन चीजों के बारे में बताऊं, आइए हम एक अजीब प्रैक्टिस के बारे में जान लेते हैं, जहां हमें शादी करने के लिए घर वालों को भी पैसे देने पड़ते हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं हम ये जानने से कि ब्राइड प्राइस क्या होती है। ब्राइड प्राइस का मतलब है वो पैसे या चीजें जो लड़के के घर वाले लड़की को देते हैं। ये धन लड़की को डायरेक्टली नहीं मिलता और ये दहेज प्रथा से बहुत हद तक अलग है। दहेज में लड़की वाले पैसे और सामान या फिर प्रॉपर्टी लड़के वाले और उसके परिवार को देते हैं। ब्राइड प्राइस की उत्पत्ति मेसोपोटामिक और यहूदी संस्कृति से हुई है, जिसका इतिहास हजारों साल पहले का है। वेस्टर्न एशिया के प्राचीन मेसोपोटामिया में बेबीलोनियन कोड ऑफ लॉ था, जिसे हम कोड ऑफ हम्मुराबी के नाम से जानते हैं, और ये ब्राइड प्राइस के अलग अलग पहलुओं को समझाता है, जैसे कि शर्तें जिन पर पैसों का लौटाना संभव होगा, या फिर अगर आदमी अपने लिए दूसरी पत्नी की खोज करता है, या फिर अगर उनके पिता ये शादी मंजूर नहीं करते, तो इस हिसाब से हमें इस लड़की वालों को रिश्वत भी दे सकते हैं ताकि वो लड़के को कबूल कर ले। यही नहीं, इससे लड़का भी कभी बेईमानी नहीं कर सकता। हिब्रू बाइबल में एक छंद है जो इस प्रथा के प्रचलन के बारे में बताता है। इसका कहना है कि एक आदमी जिसके यौन संबंध एक कुंवारी लड़की के साथ हो, उसके पिता को चांदी के 50 सिक्के देने चाहिए और अपनी पत्नी के तौर पर स्वीकार करना चाहिए। लेकिन तभी अगर कोई पकड़ लेता है तो ये बात साफ है कि इस प्रथा के पीछे एक लंबा इतिहास है। लेकिन हमने भूतकाल के बारे में बहुत सारी बातें कर ली। क्या ये प्रथा आज भी हमारे बीच में है? जी हाँ, अफ्रीका और चाइना में है। इन जगहों पर लड़की वालों को पैसे देना एक बहुत ही आम बात है, लेकिन असल में वो ऐसा करते कैसे हैं और वे एक दूसरे से अलग कैसे हैं। सबसे पहले अफ्रीका की बात करते हैं। यहाँ पर ब्राइड प्राइस देने के लिए सांस्कृतिक तौर पर जोर दिया जाता है। अगर आप एक जवान पुरुष हैं जो शादी करना चाहता है, तो ऐसा करने के लिए आपको लड़की घर वालों की कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है तो आपको ये शर्त माननी होगी कि आप भविष्य में उन्हें ये पैसे किश्तों में चुकाएंगे। ज्यादातर किस्सों में लड़के को ही लड़की वालों से बात करनी पड़ती है, लेकिन एक बिचौलिए की मदद से जो अक्सर उनका रिश्तेदार होता है, क्योंकि सीधे उनसे बात करने को बेइज्जती माना जाता है। बिचौलिया दोनों की बातें एक दूसरे को बताएगा और फिर वे लड़की वालों को कितने पैसे देने हैं ये तय करते हैं। इसीलिए कई अफ्रीकी पुरुष अपनी बहनों की शादी का इंतजार करते हैं ताकि वे खुद की दुल्हन को पैसे देने के लिए कुछ पैसे जमा कर सकें, क्योंकि ये कीमत सैकड़ों से लेकर हजारों डॉलर्स में हो सकती है, जो शायद आपके कुछ सालों की कमाई के बराबर हो। अगर उस लड़की की मौत हो जाती है या फिर वो अपाहिज हो जाता है, तो पैसे चुकाने के लिए लड़के का पूरा परिवार जिम्मेदार होता है, क्योंकि इसे पारिवारिक ऋण भी माना जाता है। कई बार तो शादियां कई शर्तों के साथ आती हैं, जैसा कि सब सहारन रीजन में माना जाता है कि लड़के को लड़की वालों को कीमत तो अदा करनी होगी, लेकिन साथ में उसके पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वे इस शादी को चर्च जैसी जगहों पर करें, वरना लड़की वाले इस शादी को वैध नहीं मानते। और दक्षिणी अफ्रीका में लोबोलो नाम की प्रथा है, जहां लड़की वालों की कीमती मवेशियों, बकरियों और कभी कभी पैसे के तौर पर देनी होती है। एक पुरुष इस कीमत को किश्तों में चुकाने के लिए तैयार हो सकता है और इस तरह से वो काम करके और परिवार को आगे बढ़ाते हुए कर्ज का भुगतान कर सकता है। लेकिन ये प्रथा इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि इसकी वजह से जुर्म को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि जो पुरुष शादी के लिए आतुर होते हैं वे मवेशियों को चुराने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। यही कारण है कि पुरुष का पूरा जीवन शादी और उससे जुड़े पैसों के इर्द गिर्द उलझ कर रह जाता है। एक बार अगर कोई लड़की वालों को पैसे दे देता है तो फिर ये इस बात का सबूत बन जाता है कि लड़का इस लड़की से सच में शादी करना चाहता है। यही कारण है कि किसी सामान को खरीदने का सौदा नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रथा है। जिम्बाब्वे में इसे रूरा के नाम से जाना जाता है और यहाँ इस प्रथा को लड़की के परिवार वालों को धन्यवाद कहने के लिए मनाया जाता है, जहाँ वे लड़की की परवरिश के लिए उसे धन्यवाद करना चाहते हैं, ना कि वे लड़की वालों से उनकी बेटी को खरीदना चाहते हैं। अगर हम उत्तर की ओर आगे बढ़ें तो लड़की की कीमत और भी ज्यादा हो सकती है। युगांडा में अंकोल राज्य में पुरुषों के लिए दुल्हन की कीमत काफी कम है, जो कि बस $128 का भी हो सकती है। उन्हें मवेशी तो देनी पड़ते हैं, लेकिन साथ में उन्हें घर, गाड़ी और कुछ अन्य संपत्ति भी देनी पड़ती है। यहाँ सोशल स्टेटस बहुत ज्यादा मायने रखता है और इस बात को तय करने में कि लड़के को कितने पैसे चुकाने हैं, क्योंकि युगांडा में शिक्षा की कीमत काफी ज्यादा है, तो जो लड़कियां ज्यादा पढ़ी लिखी होंगी उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। समाज उसे कैसे देखता है ये बात भी उसकी कीमत पर असर डालता है। हालांकि विदेशियों का कहना यह है कि इस प्रथा से वे महिलाओं को नीचा दिखाना चाहते हैं, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कीमत तय करने में वो है कि लड़के का इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है। माना जाता है कि अमीर पुरुष पूरी कीमत एक बार में अदा कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए सम्मान की बात होती है। वहीं दूसरों के लिए इसके लिए लोन भी लेना पड़ सकता है और फिर उसे कई सालों तक चुकाते रहना पड़ेगा। कल्पना कीजिए आप बैंक जा रहे हो किसी पश्चिमी देश में और वहाँ जाकर आप कहें कि मुझे मेरी पत्नी को पैसे देने के लिए लोन चाहिए, तो शायद वे आपको वहाँ से
से बाहर निकाल दें। लेकिन जो अफ्रीका में रहते हैं उनके पास बहुत पेशेंस है और वे शादी करने से पहले पैसे कमा लेना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप बात करें कि ये पुरुषों के लिए कितना बुरा है, तो एक नजर जरा इक्वाटोरियल जीनिया की महिलाओं पर भी डालें। फिर आप समझ सकते हैं कि यह प्रथा महिलाओं के लिए कितनी ज्यादा बुरी साबित हो सकती है। ये वही जगह है जहां बुरे लोग रहते हैं। इन जातीय समूहों के लिए तलाक एक हद से ज्यादा खराब विचार है। तलाक को यहाँ गैर कानूनी माना जाता है और ये किसी सामाजिक कलंक से कम नहीं है। एक औरत अगर तलाक लेने के बारे में सोचती है, उसे इस कलंक के साथ साथ ब्राइड प्राइज में भी मिले पैसे लौटाने पड़ते हैं, भले ये पैसे उसके परिवार वालों को ही क्यों ना मिले हों। अगर वह ऐसा नहीं कर पाती तो उसे जेल जाना पड़ता है। इसलिए यहाँ ये महिलाओं की आजादी पर पाबंदी लगाने जैसा है और साथ ही ये उनके सोशल स्टेटस को भी कम करता है। और यही कारण है कि इसे कानूनी क्यों माना जाता है। तो इसे गैर कानूनी घोषित कर देना इसकी रोकथाम के लिए काफी नहीं है। केन्या के लोगों के लिए ब्राइड प्राइज लीगल तो नहीं है, लेकिन सामाजिक उम्मीदों के कारण पुरुषों को इसे भरना पड़ता है। अफ्रीकी देशों में तो इसे सम्मान की बात मानी जाती है, वहीं केन्या में इसे लेन देन के तौर पर देखा जाता है। मुझे आपके बारे में तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो प्यार और पैसे को एक साथ कंबाइन करना किसी के लिए ठीक नहीं लगता। कल्पना कीजिए कि एक तलाक को कोर्ट में सेटल करना कितना ज्यादा मुश्किल होता होगा जब किसी पुरुष ने ब्राइड प्राइज भी भरी और अन्य स्त्री के साथ संबंध भी स्थापित किए। यही कारण है कि 2015 में युगांडा सुप्रीम कोर्ट ने ब्राइड प्राइज को बैन कर दिया। इसका मतलब ये था कि अगर कोई महिला तलाक लेने के बारे में सोचती है तो अब उसे लड़कों द्वारा जो रकम उसके परिवार को मिली है वो उसे चुकानी नहीं पड़ेगी। जैसे इसका कहना था कि रिफंड के कारण महिलाएं किसी सामान की तरह प्रतीत हो रही थीं और यही उनकी तलाक के उल्लंघन करता था। लेकिन इस धारणा के बावजूद कि महिलाओं को शादी के लिए बेचा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये प्रथा अभी भी संवैधानिक है। अफ्रीका की तो बात हमने बहुत कर ली, अब चलते हैं चाइना की ओर। तो देखा आपने कैसे ये चाइनीज ट्रेडिशन का एक हिस्सा है। इन सब की शुरुआत टी क्वीन से होती है, जहाँ दो परिवार मिलते हैं और फिर ब्राइड प्राइस तय करते हैं। शायद आप इस बात का फायदा उठा सकते हैं अगर ब्राइड ज्यादा से ज्यादा हवा छोड़े या फिर अपनी नाक को छुए, तो इससे उसकी कीमत कम हो जाती है। पता नहीं इससे उन्हें फैमिली का अप्रूवल मिलेगा या नहीं, लेकिन इससे आपके कुछ पैसे जरूर बच सकते हैं। इस डिस्कशन के बाद बारी आती है गुआडाली की, जो शादी के कुछ हफ्तों पहले आयोजित किया जाता है और जहां लड़का और उनकी जोड़ी बनाने वाले लड़के के घर वालों से मिलते हैं ताकि ब्राइड प्राइज दे सकें और साथ ही गहने और केक्स जैसी महंगी गिफ्ट भी दे देते हैं। आपको शायद लगे कि ये एक तरफा लेन देन है, लेकिन शादी के दिन दुल्हन इनमें से कुछ सामान लौटा देती है ताकि वो अपनी सद्भावना लड़के वालों की तरफ प्रकट कर सके। तो असल में चाइना में ब्राइड प्राइस यानी कि दुल्हन की कीमत कितनी है? आमतौर पर ये 10 लाख चाइनीज युआन या तकरीबन $1500 होती है और शंघाई में गुब्बारे भी छोड़े जाते हैं। लेकिन क्या ये कुख्यात $127 मिलियन की कीमत को मैच करता है? नहीं ना। लेकिन फिर भी यहाँ पर ब्राइड प्राइस ज्यादा से ज्यादा 1 मिलियन चाइनीज युआन हो सकती है, जो कि तकरीबन $1,50,000 है। यही नहीं, चाइना में लड़कों से भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वे लड़कियों को घर और गाड़ी दें। अगर एक लड़का घर अफोर्ड नहीं कर सकता तो एटलीस्ट वो लड़की वालों को एक अपार्टमेंट तो दे ही सकता है, इस उम्मीद में कि उन्हें ब्राइड प्राइस के बदले कुछ वापस मिल जाएगा। चाइना के लड़कों का ये मानना है कि अगर वे पैसे 18 मई को देंगे तो इससे वो अमीर होंगे, क्योंकि इसका शाब्दिक अर्थ चाइनीज में सुनने में मैं अमीर लगूंगा जैसा लगता है। भले ही ये थोड़ा बेतुका हो, लेकिन जिस हिसाब से ब्राइड प्राइस चीन में बढ़ती जा रही है, इसलिए हमें उनके प्रयत्नों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि यहाँ महिलाओं की तुलना में पुरुष ज्यादा हैं और ऐसा वन चाइल्ड पॉलिसी कारण है और यहाँ लोग लड़कों का होना ज्यादा प्रेफर करते हैं। लीग के इस फर्क ने पुरुषों की शादी के मामले में एक दूसरे से कॉम्पिटिटर के तौर पर खड़ा कर दिया है। लेकिन अगर आप इसे लड़की वालों की नजरों से देखें तो आप उन पर भी इल्जाम नहीं लगा सकते, क्योंकि चाइना में सोशल सेफ्टी नहीं है, इसलिए पेरेंट्स को उनके परिवार पर फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए निर्भर होना पड़ता है। वन चाइल्ड पॉलिसी कारण एक बार लड़की शादी के बाद लड़के के घर चली जाती है तो उनके पास कोई और नहीं होगा, इसलिए लड़की के परिवार वालों की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ये प्रथा जरूरी है। अब मैंने आपको बता दिया है कि ये प्रथा दुनिया भर में कितनी विविध है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि क्यों किसी ने एक महिला से शादी करने के लिए $128 मिलियन का भुगतान किया। ये कहानी थोड़ी सी अजीब है, क्योंकि यहाँ पर लड़की का परिवार लड़के वालों को पैसा देना चाहता है। तो क्या आप जानना चाहते हैं वो महिला है कौन? उसका नाम है जिजी चाओ और वो हांगकांग के बिलियनियर टाइकून सिलिल चाओ से टसुंग की बेटी है। एक सुंदर महिला होने के नाते आप सोच रहे हैं कि क्यों ना आप इस ऑफर के लिए तैयार हो जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना ये दिखाई दे रहा है। कुछ साल पहले 2012 में उसके पिताजी को यह पता चला कि उनकी 33 साल की बेटी ने फ्रांस जाकर सी यंग से शादी कर ली, जो उसके साथ पिछले 7 सालों से था। सी यंग, जिसकी तस्वीर हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि एक महिला है। सिजिल को यह कतई मंजूर नहीं था कि उनकी बेटी एक लेस्बियन है, क्योंकि चाइना अभी भी होमोसेक्सुअलिटी को स्वीकृति नहीं देता। इसलिए आखिरकार उन्होंने अपनी बेटी से शादी करने के लिए नाम रखा, जो 500 मिलियन हांगकांग डॉलर्स का था। और अगर हम उस वक्त के एक्सचेंज रेट की बात करें तो ये तकरीबन 64.51 मिलियन US डॉलर्स का था। अब बात करते हैं 2014 की। अभी तक कोई भी अपने प्रयास में सफल नहीं हुआ था। जिजी इस बात को
को ठान कर बैठ गई थी कि वो एक लेस्बियन है, इसलिए उनके पिताजी ने इस ऑफर को दोगुना कर दिया और एक बार वे किसी भी पुरुष से अपनी बेटी से शादी कराने के लिए 1 बिलियन हांगकांग डॉलर देने के लिए तैयार थे। और अगर उस समय के एक्सचेंज रेट की बात करें तो एक हांगकांग डॉलर की कीमत थी 0.128 USD। तो इस हिसाब से 1 बिलियन हांगकांग डॉलर की कीमत 128.970 मिलियन US डॉलर्स थी। इस टाइकून ने मलेशियन न्यूज़पेपर न्योंग सियांग पो में भी ये कहा था कि उनकी बेटी सिंगल है क्योंकि उन्हें इस बात पर यकीन नहीं है कि उनकी बेटी ने एक लड़की से शादी कर ली। यही नहीं, उनका ये भी मानना है कि अभी देर नहीं हुई है और उनकी बेटी की सोच बदल सकती है, लेकिन अभी तक कोई भी आदमी इस चैलेंज को पूरा नहीं कर सका है। अभी तक कोई भी उनकी बेटी की सोच को नहीं बदल पाया और मुझे नहीं लगता कि आगे भी कोई ऐसा कर पाएगा। अंत में सिजिल ने हार मान ली और जब उनकी बेटी ने उन्हें एक खत लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि वे अपने पिताजी का बहुत ही ज्यादा सम्मान करती हैं, गिगी उनको अपने रोल मॉडल के तौर पर देखती हैं जो अपने बच्चों की खुशी चाहते हैं। हालांकि गिगी का कहना था कि जब रिश्तों की बात आती है तो दोनों की सोच एक जैसी नहीं हो पाती। भूतकाल में गिगी ने रिश्ते कई पुरुषों के साथ भी बनाए थे लेकिन ये रिश्ते लंबे नहीं चले, लेकिन सीन के साथ गिगी खुश और कंफर्टेबल थी। उसे अफसोस है कि सिजिल ये बात नहीं समझ पाई कि वो अपने पार्टनर के साथ कितनी खुश है, लेकिन उनका ये भी मानना है कि उसे अपने इस रिश्ते के लिए किसी के भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। कि ये इच्छा भी थी कि उनके पिताजी सीन को एक नॉर्मल और गर्मामय इंसान की तरह ट्रीट करें और अंत में उन्होंने ये भी बताया कि वो इसलिए लेस्बियन नहीं है क्योंकि उन्हें हांगकांग में कोई अच्छा आदमी नहीं मिला। आज गिगी चाओ एक चाइनीज LGBT आइकन है जिसकी सराहना LGBT के मुद्दों को हांगकांग जैसे कंजर्वेटिव नेशन में हाईलाइट करने के लिए की जाती है। और हाँ, भले ही ये किसी को 128 मिलियन डॉलर का ऑफर प्राप्त नहीं हुआ, जिससे आप इस बात को तो समझ ही सकते हैं कि आप किसी भी इंसान के प्यार की कीमत नहीं लगा सकते। तो आपको क्या लगता है, क्या आपको ब्राइड प्राइस भरने का कोई फायदा नजर आता है या फिर आपको ये लगता है कि इसकी रोकथाम के लिए हमें और भी कड़े नियम लागू करने चाहिए? एक बात तो पक्की है कि सोसाइटी पर इसका बेहद कड़ा सोशल और आर्थिक दुष्प्रभाव पड़ता है। अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।